हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी। तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो है और इसमें हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों का वीडियो है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बाद उसको एलोबरेट करेंगे, डिटेल बताएंगे आपको। तो टॉपिक होगा, डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को किस तरह के हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है और मंकी पॉक्स का असली नाम क्या है, क्या नाम रखा हुआ है। 21 भूवैज्ञानिकों को नेशनल जियो साइंस अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो किस कैटेगरी में दिया गया है, राष्ट्रपति ने ये अवार्ड दिए हैं। भारत ने पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया, क्यों मनाया, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चर्चा करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर हुई है, बातचीत कहाँ पर हुई है। और पेरिस ओलंपिक के बारे में जानेंगे, पेरिस पैरालंपिक के बारे में जानेंगे। ओलंपिक नहीं, ओलंपिक तो खत्म हो चुका है, ये पैरालंपिक है। तो उसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एसएससी जीडी का कोर्स लॉन्च हो गया है और 5 सितंबर से उसके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो हमारा ऐप है शार्प लर्निंग नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मामूली सा प्राइस उसका। पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम क्या रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई जगह आप अलग अलग नाम देखेंगे। इसका आंसर होगा एमपॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स नाम था पहले, उसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया। हालांकि ये काफ़ी वक्त पहले किया गया, 2022 में ही ये कर दिया गया। तो 2022 के आखिरी में, क्योंकि मंकी पॉक्स नाम से अफ्रीका में खासकर कुछ सरकारों को आपत्ति थी कि उनको टारगेट रख के और एक तरह से चिढ़ाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल बताते हैं इसके बारे में, मंकी पॉक्स के बारे में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन होगा, डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स को किस तरह का स्वास्थ्य आपातकाल यानी हेल्थ इमरजेंसी अगस्त 2024 में घोषित कर दिया है। अभी घोषित कर दिया है, अब एक इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, अंग्रेजी में कहेंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, और आप चर्चा तो सुनते ही होंगे मंकी पॉक्स के बारे में। इतनी सारी खबरें हैं पिछले कुछ दिनों के अंतराल में ही, ये मंकी पॉक्स या एमपॉक्स के बारे में आप ये देख रहे हैं। मतलब गंभीरता काफ़ी ज़्यादा है, डर भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों में। तो कुछ पॉइंट जो हैं इसके जान लें। मंकी पॉक्स जो है वो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, जो मतलब जानवर से ही यानी बंदर से ये मनुष्य में आया और फिर मनुष्यों से मनुष्यों में जा रहा है। और डब्ल्यूएचओ ने 2022 में, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसका नाम एम पॉक्स कर दिया गया था। और उस वक्त भी 2022 में भी कुछ महीने के लिए इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया था, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न वो घोषित कर दिया गया था। अब फिर 2024 आ गए और उस वक्त ही इस बीमारी के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। तो अगस्त में फिर से इसको उस कैटेगरी में घोषित कर दिया गया है, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार 2022 से अब तक 116 देशों में एमपॉक्स के मामले आए और उसके टोटल अगर मामले देखेंगे अभी अगस्त तक के, इस वक्त तक के, तो वो 99,176 मामले ये थे। और इससे मौतें दुनिया भर में हुई हैं 208 मौतें। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे अभी खतरा नहीं है, लेकिन इसको घोषित कर दिया गया है इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, क्या है ये, तो ये दुर्लभ जूनोटिक वायरल बीमारी है, यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। और ये बीमारी स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक भी कहते हैं, उसके समान वायरस वाली फैमिली से ही ये आती है। नाम क्यों पड़ा मंकी पॉक्स? देखिए, मंकी पॉक्स पहली बार 1958 में जानवरों में खोजा गया था। उस वक्त रिसर्च के लिए बंदरों में इस बीमारी के प्रकोप सामने आए थे। मतलब रिसर्च के लिए जो बंदर रखे गए थे उस दौरान ये बीमारी के मामले सामने आए थे। तो ये भी हो सकता है कि रिसर्च के दौरान जो कुछ उस पर प्रैक्टिकल किया गया, यानी उस पर जो वायरस का असर देखा गया, उसकी वजह से भी ये फैला होगा, ऐसी आशंका भी है। या फिर कह सकते हैं कि ये बीमारी उसमें पहले से होगी और अफ्रीका में खासतौर पर, तो उसके बाद वो पता चला। तो तभी से इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स कर दिया गया था।
2022 की बात है जब बीमारी तेज़ी से फैली और ख़ासतौर पर अफ्रीका में लोगों ने नस्लवादी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे देशों में शुरू हुआ और ख़ासतौर पर टारगेट किया गया। किसको टारगेट किया गया? तो वो अफ्रीकी देशों को टारगेट कर दिया गया था। तो फिर कई अफ्रीकी देशों ने 2022 में ही कहा कि नाम बदल दिया जाए, और फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ होता है, आईसीडी होता है। तो मतलब WHO जो है ना, वो ये नाम जो भी तय करता है तो उससे सलाह मशवरे पे करता है, और आखिरकार इसको एम्पॉक्स कर दिया गया था नाम बदल के। ठीक है, अगर सवाल हो कि ये इंसानों में ये कब बीमारी सामने आई थी, देखिए इस तरीके के स्थिति हो जाती है जब एम्पॉक्स होता है। पहली बार बताया जाता है कि 1970 में ये मामले मनुष्यों में पहली बार आए थे, इंसानों में। और अफ्रीकी देश जो है ना, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका के सेंट्रल हिस्से में बीचों बीच आप देखेंगे तो DRC दिखेगा आपको मैप में। तब से मंकी पॉक्स के मामले जो हैं खासतौर पर वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाए गए। और DRC में तो मंकी पॉक्स जो है ना, वो स्थानीय महामारी के तौर पर भी जाना जाता रहा है अलग अलग वक्त पे। ठीक है, तो ये कैसे फैलता है, क्या होता है, इसके लक्षण तो कुछ यहाँ पर है। फैलता कैसे? इसका ट्रांसमिशन जो है ना, वो जानवरों से मनुष्य में होता है। और ये संक्रमित जो जानवर हैं उसके रक्त, तरल पदार्थ यानी जो भी, इसके अलावा त्वचा और घाव के सीधे संपर्क में आने से होता है। संक्रमित जो यानी इन्फेक्टेड जो जानवर हैं उसका अगर अधपका मांस वो खाया जाए, एनिमल प्रोडक्ट अगर खाया जाए, उसमें अगर हो, जैसे दूध ही ये मान लीजिए, तो उसको अगर ठीक से नहीं उबाला गया तो मंकी पॉक्स हो सकता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और किन जानवरों से हो सकता है ये मंकी पॉक्स? तो कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में ऐसा ये बताया गया है कि ये कई जानवरों के प्रजाति में मंकी पॉक्स साक्ष्य पाए गए हैं। इसमें गिलहरी भी है, गैम्बियन शिकारी चूहे भी हैं, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, कुछ और भी जानवर हैं उनमें ये देखा गया है। इसके लक्षण की बात करेंगे अगर, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझना ज़रूरी है। लक्षण की बात करेंगे तो ये चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के लक्षण से लगभग समान होते हैं। अंतर बस ये होता है कि मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स यानी शरीर में जो गांठ जिससे लिम्फ बहता है वो फूल जाते हैं। किस तरीके के? तो आपको इस तरीके के फूले हुए दिखेंगे आपको, ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, तो ये सब पूरे ये जो देख रहे हैं आप, ये सब लक्षण होते हैं। ये लक्षण बहुत दूसरी बीमारियों के भी होते हैं। तो अगर ये लक्षण आए, इसका मतलब यही नहीं है कि आपको मंकी पॉक्स ही हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, चेहरे पर दाने, फुंसियाँ ये सब हो जाती है, पूरे शरीर में ये फैल जाती है। इलाज की अगर बात करेंगे तो अभी तक वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार निर्धारित नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च का ये कहना है कि चेचक के खिलाफ जो इस्तेमाल किया गया था वैक्सीन था, वो इसमें करीब 85% तक असरदार रही है। अब ये दिक्कत ये भी है कि चेचक तो दुनिया के बहुत सारे इलाकों से पहले ही ख़त्म हो चुका है, और टीका भी उसका चूँकि ज़रूरत नहीं रही है तो उत्पादन भी कम हो गया है। तो अब क्या है कि उसका उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसका चेचक का जो टीका है उन सब का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है, और दुनिया भर में उसके नए वर्जन को मंजूरी मिली है मंकी पॉक्स के वैक्सीन को लेकर और उसकी दवाओं को लेकर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो मंकी पॉक्स बीमारी है, ये ख़ास तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में। उसमें WHO के तत्कालीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोस फॉल, तो उन्होंने ये कहा था कि हम पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले जो पुरुष हैं यानी गे व्यक्ति हैं, उनमें इन्फेक्शन के मामले ज़्यादा देख रहे हैं, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम में और कुछ अन्य देशों में ये मामले हम देख रहे हैं। और ये क्या हो रहा है कि किसी भी प्रकार के क्लोज कांटेक्ट से ये फैल रहा है, और मतलब कुछ मामले ज़्यादातर ये जो सेम सेक्स वाले जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादा मामले
सामने आए थे। ओके, अगर हम भारत की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। जो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, एमपॉक्स आउटब्रेक रिस्क लो, कीपिंग आइज ऑन ट्रेवलर्स, मतलब जो विदेश से भारत आ रहे हैं उन पर हम नज़र रख रहे हैं। ठीक है, भारत में अभी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन पहले मामले आ चुके हैं। 2022 में इसका जब प्रकोप हुआ था उस वक्त भी भारत में एमपॉक्स के मामले आए थे, हालांकि वो कम घातक स्तर का प्रकार का पाया गया था भारत में। दो तरह के होते हैं, क्लेड 1 होता है, एक क्लेड 2 होता है। तो वो क्लेड 2 आया था, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको ध्यान में रखनी है एमपॉक्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल हुआ क्योंकि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। WHO की बात कर लें। WHO, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, क्योंकि WHO ने ही इसको इंटरनेशनल कंसर्न का ये हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, इथियोपिया के हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया? अभी हाल ही में मनाया है 23 अगस्त 2024 को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है, थीम भी देख लेते हैं। हाँ, थीम यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये है थीम। अंग्रेजी में कहेंगे टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त 2023 में ये तय कर दिया था कि हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन चंद्रयान 3 जो है ना वो उसकी लैंडिंग हुई थी। तो उस दौरान कुछ घोषणाएं भी हुई थी। उस दौरान कुछ जो इम्पोर्टेंट घोषणा थी, ये भी ध्यान में रखना है कि जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था उस जगह का नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा था। ठीक है, क्या? शिव शक्ति पॉइंट। और जिस जगह चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उसका नाम रख दिया गया था तिरंगा पॉइंट। और हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया गया था। तो इस बार पहला मनाया गया है नेशनल स्पेस डे। ये बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी चंद्रयान 3 ने। ठीक है, और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत ऐसा चौथा देश बन गया था। ठीक है, और ख़ास बात है कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये पहला देश बना था। ओके, कुछ चंद्रयान 3 को लेकर महत्वपूर्ण जो बातें हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब लॉन्च हुआ था? 24 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था पृथ्वी से, यानी भारत से। रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LMV-3 कहेंगे इसको। चांद पर कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई? तो 23 अगस्त की शाम को भारत के अनुसार, भारत का जो टाइम है उसके अनुसार। ठीक है, चांद पर कहाँ पर उतरा? तो चांद के साउथ पोल पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग दोनों फ़र्क होता है। हार्ड लैंडिंग का मतलब हुआ ऊपर से सीधे गिरा दिया गया नीचे, और सॉफ्ट लैंडिंग हुआ मतलब कि धीरे धीरे वो उतरा और जो उसकी ग्रेविटी है उसको चुनौती देते हुए धीरे धीरे और आराम से उतर गया। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान की बात हो रही है, इसरो की भी बात करें। चीफ कौन है? एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि नेचर पत्रिका के में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार किस मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्य प्रस्तुत किए? मतलब ये हुआ अभी नहीं है, महासागर था। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसरो के किस मिशन के प्रज्ञान रोवर ने पता लगाया कि चंद्रमा की सतह के नीचे कभी गर्म पिघली हुई चट्टान या मैग्मा का एक महासागर मौजूद था। यहाँ था, साक्ष्य रहने के प्रस्तुत किए। आंसर ये होगा चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3, और न्यूज़ भी देख रहे हैं मेरे बगल में आप। ओके, तो ये रिसर्च से ही पता चला है कि चांद पर कभी मैग्मा का महासागर हुआ करता था। और नेचर जो एक जर्नल है, साइंस जर्नल है, तो उसमें ये रिसर्च में बताया गया है। ठीक है, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा दरअसल
गर्म तरल चट्टान का मिश्रण होता है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक हिस्से में जो है मेंटल जो है ना, उसमें वो पाया जाता है। और कभी कभी जब कभी कभी जब अलग अलग देशों में ज्वालामुखी फटते हैं तो मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, तो ऐसा ही मैग्मा हुआ करता था, हालांकि अब वो ठंडा हो चुका है। तो इसमें मुख्य तौर पर ये नतीजा निकाला गया कि चंद्रमा पर जो मिट्टी की माप से संबंधित जो प्रज्ञान जो रोवर था, उसने जो करीब 100 मीटर की दूरी तय की और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड किए। उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट थे जिससे जांच की गई, और उससे ये पता चला है कि जो रिसर्च अमेरिका और सोवियत रूस, यानी अब तो सोवियत संघ कही, अब तो रूस है, तो उसके द्वारा जो चीज़ें की गई थी, उसके द्वारा जो सैंपल लाए गए थे और देखे गए थे तो उसकी पुष्टि इसने भी की है, रोवर ने भी की है। रोवर के द्वारा जो बहुत सारा डेटा दिया गया है, उससे ये पता चला है कि चंद्रमा पर कभी ये मैग्मा का महासागर हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब आप कहेंगे कि मैग्मा का महासागर का मतलब क्या हुआ और कैसे ये मैग्मा आया। दरअसल बात जो है ना वो है, कुछ मैं एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ नासा का। ये कुछ एनिमेशन है। बात है अरबों साल पहले की, जब ये पृथ्वी और करीब एक टक्कर हुई थी। एक ग्रह था, उसका साइज करीब मंगल के आकार का था। तो पृथ्वी से अरबों साल पहले टक्कर हुई और उसके बाद इस तरह से ये बिखर गया, इसका बहुत सारा डिब्री यानी इसका हिस्सा। और ये देखेंगे कि इस तरीके से ये मून का क्रिएशन हुआ था, अरबों साल पहले की बात है। ठीक है, तो टक्कर के समय पृथ्वी बिल्कुल जल रहा था, मतलब गर्म था। और टक्कर हुई तो उसके बाद तो ये स्थिति हो गई थी। और आखिरकार फिर बड़ा हिस्सा जो था वो ग्रेविटी की वजह से फिर से टक्कर होता गया, कुछ जो है वो दूर गया और वहाँ पर लॉक हो गया। पृथ्वी सूरज के बीच में एक ऐसी पोजीशन पर चंद्रमा का हिस्सा आया कि वो वहीं पर रुक गया, लॉक हो गया, वो वहीं रह गया। ठीक है, और ये फिर अरबों साल पहले की बात है। और फिर ये सारा कुछ जो डिब्री था कुछ तो चांद पे पहुंच गया, कुछ पृथ्वी पे आ गया, समा गया। तो इस तरीके से ये चांद देख रहे हैं आप, और यही चांद आगे आज ठंडा होकर और पृथ्वी हमारी ठंडी होकर यहाँ पर जीवन है, और चांद पर वो पूरा का पूरा वहाँ ये स्थिति है। तो फिर मतलब वक्त बीता, करीब 100 मिलियन ईयर तक वो दहकता रहा और धीरे धीरे वो ठंडा होता रहा। तो यही बात जो है ना, रोवर प्रज्ञान ने वो विश्लेषण करके उसके डेटा से ये पता चला है कि हाँ, वहाँ पर मैग्मा का महासागर था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही जो आपने इस टॉपिक के ज़रिए जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत और किस देश के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित 2+2 वार्ता का नया संस्करण अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? आंसर होगा इसका जापान। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, भारत जापान ने 2+2 डायलॉग ये किया है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है यानी हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर है, उस जगह पर जो सुरक्षा को लेकर ये बातचीत की गई है। 2+2 वार्ता हुई है। 2+2 वार्ता में क्या होता है? 2+2 वार्ता में विदेश और रक्षा यानी डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन दोनों देशों की वो टॉक होती है, बातचीत होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये दोनों पहुँचे और वहाँ के जापान के इन दोनों जो टॉप के मंत्री हैं उन सब से वार्ता की। दोनों देशों के बीच में ये वार्ता हुई है और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में जो स्थिति है, द्विपक्षीय रणनीति है, खासतौर पर किसको टारगेट करते हुए? चीन को टारगेट करते हुए, कि चीन की जो बढ़ती हुई सैन्य ताकत है, इसके अलावा चीन का जो खासतौर पर साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, वहाँ पर जिस तरीके से उसकी घुसपैठ बढ़ रही है और बार बार उसके द्वारा जो अलग अलग
देशों को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये चर्चा की गई है। इससे पहले भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में हुई थी और वो जापान में हुई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही है, दोनों देशों के बीच में ये वार्ता हुई है। अच्छा, 2+2 वार्ता जो ना, ये आप देखेंगे कई बार अलग अलग देशों के साथ होता है। कौन कौन देश के साथ भारत 2+2 डायलॉग करता है? तो वह है अमेरिका यानी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ही देशों के साथ ये बातचीत की जाती है। अब एक बार मैप के ज़रिए हम देख लेते हैं जापान को। ठीक है, जापान को देख लेते हैं, इंडो पैसिफिक भी इस दौरान हम लोग देख लेंगे। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और हिंद महासागर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं जापान की ओर, और जापान इस तरफ यहाँ रहा। ठीक है, ये है जापान, और ये ईस्ट चाइना सी है, और इस जगह जो है ना वो साउथ चाइना सी है, जहाँ पर दादागिरी चाइना की रहती है। तो ये इसी को लेकर ये बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है। जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो हैं फुमियो किशिदा। ठीक है, और जल्द ही वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने ऐलान किया कि वो सितंबर में इस्तीफ़ा दे देंगे और नया जो चुनाव होगा उसमें वो नहीं लड़ेंगे। जापान में सम्राट भी होते हैं, उनका नाम है नारुहितो। वहाँ पर मुद्रा चलती है येन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जापान के यहाँ हैं जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के अनुसार दुनिया के 3 शीर्ष जो केंद्रीय बैंकर हैं उनमें भारतीय भी हैं, तो उनका नाम बताएं। किस भारतीय का नाम है? आंसर होगा शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये 20 अगस्त को ये घोषणा हुई है, और आरबीआई ने भी ये बयान जारी किया है और कहा है कि न्यूज़ देख रहे हैं आप कि टॉप 3 जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनमें इनका भी नाम है। तो अगर सवाल हो कि कौन सा स्थान मिला है इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में शक्तिकांत दास को, तो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान हालांकि डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन को मिला है, दूसरा स्थान शक्तिकांत दास को मिला है, और तीसरा स्थान जो है स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन नाम है उनका, उनको मिला है। ठीक है, तो बेहतर काम किया है इसलिए मिला है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 भूवैज्ञानिकों को नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 अवार्ड दिए अगस्त में, अभी 2024 में। तो ये अवार्ड कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं? 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं मूल तौर पर, और ये अवार्ड दिए गए हैं बहुत सारे जो भूवैज्ञानिक हैं उन सबको। 21 लोगों को ये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड एक और अलग से है, नेशनल यूथ जियो साइंस अवार्ड है। टोटल ये 3 तरह के अवार्ड हैं, और जो दिया गया है वो उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, चूँकि लिस्ट जो है बहुत लंबी है, 21 लोगों को मिला है, तो इससे अंदर से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है आएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं, कितने लोगों को दिया गया है इस बार, ये आ सकता है। ठीक है, वैसे तो पूरी लिस्ट है यहाँ, आप देख सकते हैं। ये नाम मैंने पीडीएफ में दे दिया है। ठीक है, सबके नाम लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा लिस्ट रहा। ठीक है, देख सकते हो आप, या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या पीडीएफ में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, देश के केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं, कौन है? नए बन गए हैं। आंसर होगा गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और 23 अगस्त को अजय कुमार भल्ला जो है वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पर इनको केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पदभार दिया गया है। इससे पहले वो केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में काम कर रहे थे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो अलग अलग मंत्रालयों में उन्होंने काम किया हुआ है, और केंद्रीय गृह सचिव का जो काम होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए पूरे देश में जितने गवर्नर हैं, ठीक है, तो वैसे तो गृह मंत्री देखते हैं, लेकिन वर्किंग का काम मतलब
जितने गवर्नर हैं उन सब की रिपोर्ट्स वो सब इन्हीं को भेजते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आपका अलग अलग जितने भी हैं, आईटीबीपी हो गया, इन सब का कमांड इन्हीं के अंडर में रहता है, होम सेक्रेटरी के अंदर में रहता है। होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तमाम मतलब पूरे देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी रहती है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इनको ये बनाया गया है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है गृह सचिव कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का? आंसर का 100 रुपीज़ का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, उनके सम्मान में ये जारी किया गया है। तो डिफेंस मिनिस्टर वो 18 अगस्त को वो तमिलनाडु में थे और वहाँ पर एम करुणानिधि के जो बेटे हैं और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, उनकी उपस्थिति में, और दोनों ने कहिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का ये जारी किया। क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अलग अलग जो वक्त होता है, अलग अलग जब सेरेमनी होता है उस दौरान जो इतने रुपए के जो सिक्के जारी किए गए, ये सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो एम करुणानिधि वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार तमिलनाडु के, और ख़ासतौर पर जो द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी प्रभावशाली शख्सियत में से वो एक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक, पैरालंपिक मतलब जो दिव्यांग लोग जो खेलते हैं ना वो, तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन चुने गए हैं? ध्वजवाहक की बात हो रही है। आंसर का सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। तो इन दोनों को चुना गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई ने इसके बारे में ऐलान कर दिया है। और जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, और पिछली बार जो पैरालंपिक हुआ था टोक्यो में, तो उस दौरान गोल्ड मेडल विजेता थे। और भाग्यश्री की बात करेंगे, भाग्यश्री जाधव, तो वो एशियाई पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। तो इन दोनों को ये किया गया है, ठीक है। और अगर सवाल हो कि कब से शुरू हो रहा है पैरालंपिक, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरालंपिक शुरू हो रहा है। और इस बार दुनिया के लगभग 4000 से अधिक एथलीट जो है ना वो 559 पदकों के लिए वहाँ फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई है? इनका नाम क्या है? इनका नाम थोड़ा कठिन है। पैतोंगतार्न शिनावात्रा, ये नाम है इनका। पैतोंगतार्न शिनावात्रा, ये नाम है इनका। और तो इनको अब नया प्राइम मिनिस्टर वहाँ का चुना गया है, ठीक है। थाईलैंड, एक बार मैप के ज़रिए भी चलते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और थाईलैंड आप देखिए, ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो है थाईलैंड। इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक, ठीक है। और यहाँ पर सम्राट होते हैं और उनका नाम क्या है? वज़ीरालोंगकॉर्न, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नई बन गई हैं, उनका नाम क्या है? पैतोंगतार्न शिनावात्रा। मुद्रा वहाँ की थाई बात है, भाषा थाई बोली जाती है वहाँ पर। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये म्यांमार हो गया इस तरफ, ठीक है, ये लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ओके। तो ये इसके अलावा मलेशिया भी है, इस तरफ मलेशिया का हिस्सा है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के दूसरे स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 700 मेगावाट का, इसका संचालन अगस्त 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? तो काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वहाँ पर ये शुरू हुआ है। स्वनिर्मित है, मतलब भारत में निर्मित किया गया है, खुद बनाया गया है भारत के द्वारा। तो वहाँ ये अपनी पूरी क्षमता के साथ इसका मतलब बिजली का उत्पादन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, ठीक है। काकरा पार में पहले से कई इकाइयाँ चल रही हैं
पहली इकाई का जो शुरुआत हुई थी वो 1993 में हुआ था, फिर सेकंड का 1995 में किया गया था, और अभी ये सब और भी वहाँ पर स्थापित की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फटाफट ख़त्म करते हैं वीडियो। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 6वीं समुद्री सुरक्षा वार्ता अगस्त 2024 में कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? कैनबरा में हुई है। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया गया है समुद्री सुरक्षा वार्ता। ये 6वीं है और 13 अगस्त को कैनबरा में ये आयोजन किया गया है, और इसका जो नेतृत्व है वो संयुक्त सचिव जो विदेश मंत्रालय में है उन्होंने किया है। ठीक है, तो बातचीत हुई है समुद्री सुरक्षा को लेकर एक दूसरे देशों के बीच में, खास पर टारगेट वही है, चाइना ही है। ठीक है, अगली जो मीटिंग होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है कि क्या क्या बातचीत हुई है, इसमें क्या क्या डिसीजन हुए हैं। ठीक है, ये इंटरनल मुद्दा ये रखा गया है, सिक्योरिटी डायलॉग है तो सिक्योरिटी को लेकर। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चले अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज़ हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ मुद्रा है, राजधानी कैनबरा है जहाँ पर बातचीत हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस बल के तत्कालीन महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया 18 अगस्त 2024 को? आंसर को भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो 59 ईयर के थे और 18 अगस्त को चेन्नई में उनका निधन हो गया है। ये रहा फोटोग्राफ उनका। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कई सारे महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो देखिएगा ज़रूर। और ऐप जो है उसका नाम है शार्प लर्निंग, वो भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए शानदार ढंग से आप ये मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो एसएससी, रेलवे, टीचर, पुलिस इन सब के लेवल का है। दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का है। तो ऐप में जाना आप और वहाँ पर करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान चेक कर लेना और वहाँ से देख सकते हैं, तैयारी शानदार हो पाएगी, क्वेश्चंस आपके जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।